चलिए, तो सरकार के वादे पर भरोसा नहीं है, सरकार की नीयत को लेकर सवाल है। लेकिन यहां जो एक पॉइंट आपने खड़ा किया ना, इसका जवाब मैं डॉक्टर अजय आलोक से ले लेती हूं। उनको इस बात पर आपत्ति हो रही है कि साहब अगर इसी तरीके से पूरी आम सहमति और मुसलमानों के भले के लिए आप ये कानून लेकर आए हैं, तो फिर ये डर क्यों है प्रशासन को कि जगह जगह पुलिस को फ्लैग मार्च करना पड़ रहा है? डॉक्टर अजय आलोक, जवाब दीजिए। रोमानंद जी, हर यज्ञ में विघ्नकर्ता होते हैं। देवता भी जब यज्ञ करते थे तो राक्षस आते थे यज्ञ को तहस नहस करने के लिए, और तो उसके लिए सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ते हैं। हम जानते हैं कि कहां कहां राक्षस हैं, इसलिए वहीं वहीं पुलिस उन राक्षसों का इंतजाम करने के लिए फ्लैग मार्च कर रही है पहले एडवांस में कि आओगे तो क्या होगा। और ये तीन काले कानून का यहाँ पर उदाहरण बार बार डॉक्टर अजय आलोक विपक्ष की तरफ से दिया जाता है। वो कहते हैं कि साहब जिस तरीके का विरोध इन तीन काले कानूनों को लेकर किसानों ने किया, सरकार को मजबूर होना पड़ा कि सरकार ने तीनों काले कानून वापस लिए। अब वो इसी तरीके से कह रहे हैं कि ये जो वक्फ संशोधन बिल है इसका भी इसी तरीके से विरोध करेंगे हम। डॉक्टर अजय आलोक, देखिए, धर्मेंद्र जी भूल गए कि जो पहली बात कि तीन कानून हम किसानों के लिए लाए थे वो किसानों के लिए बहुत उपयोगी हैं। ये यूपी बिहार हर जगह किसान समझ रहे हैं, और बिहार में तो ये कानून 2008 से लागू है, और बिहार अकेला प्रदेश है जहां आज तक किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की। ठीक है, पंजाब हरियाणा के कुछ किसान, पश्चिमी यूपी के कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए, उनकी भावनाओं का आदर करते हुए उन्होंने वापस ले लिया। ठीक है, लेकिन ये अध्यादेश था, कानून नहीं बना था भाई साहब। वक्फ जो है दोनों सदन से पास होकर एक कानून बना है। और अब एक दो तीन बात और बोलूंगा। रोमाना जी 10 सेकंड मुझे और दीजिएगा, जल्दी से सर, जल्दी से। सुजाता जी, संजय राउत ने कसम खाई है कि उद्धव ठाकरे, संजय राउत ने कसम खाई हुई है कि उद्धव ठाकरे की राजनीतिक चिता भी नहीं नसीब होने देंगे, उनको कब्र में ही पहुंचाएंगे। आप ये सोचिए, कह रहे हैं कि 2 लाख करोड़ की जमीन है वक्त की। अरे 37,90,000 एकड़ जमीन है, वो 2 लाख करोड़ की होती है। ठीक है, एक से एक किलो घटियापना। और समाजवादी पार्टी जरा बताएंगे, अतीक अहमद के हाथ से 250 एकड़ जमीन अभी मुक्त करवाई गई है, वक्फी जमीन थी या नहीं? ठीक है, सुजाता जौहर यूनिवर्सिटी जो बनी हुई है रामपुर में, अतीक अहमद की, वो किसकी थी? सरकार के वादों पर भरोसा नहीं, ये कहकर आप लोग बिल का विरोध कर रहे हैं। मतलब बिल से बाकी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सरकार कह रही है कि साहब पारदर्शिता आएगी, मुसलमानों का भला होगा। वाह वाह, हिंदुओं का भला करने ही जा रहे हैं, मुसलमानों का भला करने चाहते हैं, जिनके लिए इनके गुरु गोलवालकर कह चुके हैं कि ये इनके सबसे बड़े दुश्मन है। तो जिसको दुश्मन मानते हैं उनकी भलाई करने चले। जैसे महिलाओं के लिए कानून वो हैं जो मनुवादी हैं, और मुसलमानों को सबसे बड़ा दुश्मन मानने वाले कह रहे हैं मुसलमानों का भला चाहते हैं। लेकिन जो शेर दिल होते हैं ना, वो जब सत्ता पे आते हैं तो दिलों को जोड़ते हैं, लेकिन जब सत्ता मिल जाती है गीदड़ों को तो वो शेर बन जाते हैं। केवल इतनी सी बात है। आपने सुना जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने कैसे दबा, कानून आ जाएगा तुम कैसे नहीं मानोगे। अरे ये बराबरी की बहस हुई है, और 288 वर्सेस 232 लोकसभा में। सुजाता जी, इसमें क्या गलत कह दिया गृह मंत्री ने? देश तो कानून से ही चलता है ना, संविधान के तहत देश में कानून बनते हैं और देश कानून से ही चलता है। तो अगर कानून आ जाएगा तो वो कानून तो हर भारतीय नागरिक पर बाध्य होगा ना, इसमें गलत क्या है? अरे रुमाना जी से बोलते रहने दीजिए ना, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जब ये बहस हुई है उसी से अंदाजा लग जाना चाहिए कि इसका विरोध कैसा होने वाला है। क्योंकि ये कहते हैं, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने क्या कहा, देखिए सारी बिल्डिंग ले ली जाएगी, कसने जा रहे हैं हम, ये शब्द बता रहे हैं कि अब्दुल को टाइट कर दिया हमने, यही हमारी मंशा है। फिर ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की बात कर रहे हैं कि अब तक ये सोच रहे थे कि ऐसा हो जाएगा वो जाएगा, तो पूछे जरा सुप्रीम कोर्ट में सवाल कर रहे हैं क्या? और अगर आप रक्षा ही करना चाहते हैं तो बताइए ना कि आपने बिल्किस बानो के रेपिस्ट, उसके परिवार के हत्यारों को गुलगाम जब बाहर आने दिया और उनको माला बनाई तो कितना कर रहे थे? अभी आपने बैठा रखा है एक हमारे पैनलिस्ट पे देख रही हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ। डॉक्टर अजय आलोक, बहुत संक्षेप में, मतलब वो कह रही है कि साहब मुसलमानों को टाइट करने के लिए अब्दुल को टाइट कर दिया, ये जुमला है जो सुजाता जी की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। वो कह रही है कि साहब ये कहीं ना कहीं संदेश देने के लिए अपने मेजॉरिटेरियन वोट बैंक को बीजेपी की तरफ से जानबूझकर मुसलमानों को पंचिंग बैग की तरह यहां इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर जवाब दे दीजिए।
रोमाना जी, 2 दिन से लोकसभा राज्यसभा में ये बहस हो रही है। अब पहला दिन से मैं बोल रहा हूँ, और पिछले 8 महीने से मैं बोल रहा हूँ कि ये वक्फ में हिंदू मुसलमान की तो बात ही नहीं है। क्या रोमाना खान को वक्फ से कोई मतलब है? आप भी मुस्लिम हैं। क्या आपको वक्फ से आज तक कोई लाभ हुआ है? नहीं हुआ है। उसी तरह इस देश के आम मुसलमानों को, 18 करोड़ मुसलमानों को वक्फ से कोई लाभ नहीं हुआ है। ये कुल मिला के 250 मुसलमानों की जागीर बन गई है वक्फ। इसको हिंदू मुसलमान का रंग ये दे रहे हैं। ये विशुद्ध प्रशासनिक बिल है, पहली बात। लेकिन डॉक्टर अजयालोक, आपको ऐसा नहीं लगता है कि भ्रम जो है वो हर तरफ से फैलाया जा रहा है? डॉक्टर अजयालोक, इतना कंफ्यूजन है और हर तरफ से कहीं ना कहीं इस तरीके के बयान आ जाते हैं। मुझे नहीं पता वो जानबूझकर आते हैं या फिर वो गलती से आ जाते हैं। अब जैसे आप ही ने कह दिया कि साहब धर्म के आधार पर ट्रिब्यूनल, अब ट्रिब्यूनल तो वक्फ के लिए है और वक्फ को लेकर पूरी बहस में सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि साहब वक्फ जो है उसका धर्म से कोई लेना देना है ही नहीं, वक्फ तो प्योरली मैनेजमेंट के लिए है। तो फिर अगर वक्फ ट्रिब्यूनल हुआ तो वो तो प्योरली मैनेजमेंट के लिए हुआ ना सर, उसका धर्म से क्या लेना देना हो गया? फिर आप लोग क्यों कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर ट्रिब्यूनल? तो भ्रम बहुत फैल रहा है ना सर। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम तो चाहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाएं, ताकि ट्रिब्यूनल और ट्रिब्यूनल को जुडिशियल पावर देना, दोनों में बहुत अंतर होता है। धर्म के आधार पे आप ट्रिब्यूनल नहीं बना सकते हैं, हमारा संविधान यही कहता है। ठीक है, वक्फ कौन कर सकता है, नहीं कर सकता, एक एक चीज की क्राइटेरिया डिफाइंड है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम ही इतने गीदड़ हैं भाई, तो ये बब्बर शेर कहां गायब था लोकसभा से? बब्बर शेर दिखा नहीं मुझे, ना भाई दिखे ना बहन दिखी। कल राजमाता भी कुछ नहीं बोली। मुसलमानों के लिए रोम से प्रेशर आया था क्या जवाब देने के लिए? मैं स्टूडियो के अंदर जो मेहमान इंतजार कर रहे हैं उनका मैं रुख करना चाह रही हूँ। मैं जल्दी से फजील साहब के पास जा रही हूँ। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं आप कि सरकार जो है वो वाकई में वक्फ की संपत्तियों पर, वो जो मठाधीश बनकर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, बरसों से सत्ता की मलाई खाते हुए आ रहे हैं और कब्जा रखा है ना उन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टियों को। कई प्रॉपर्टी का नाम इन्होंने लिया। हाँ, आईटीओ का भी नाम लिया। हाँ। आईटीओ में मस्जिद और मदरसा है और बच्चों का हॉस्टल है उसके अंदर, उससे भी किराया लेंगे। हाँ। करोड़ों रुपए उससे भी किराया लेंगे। इसी काम के लिए तो हमारे वक्त हुआ था कि हम अपने बच्चों को स्कूल खोल सके, अस्पताल खोल सके। दूसरा सुन लीजिए, दूसरा कई मुकेश अंबानी का घर की बात है, उसका नाम नहीं लिए। नहीं तो वो एक सेकंड इसको लेकर इतना भ्रम फैलाया जाता है ना साहब, वहां पर भी तो वक्फ का भ्रष्टाचार है ना। वक्फ क्या कोई प्रॉपर्टी बेच सकता है? कैसे आपने वो प्रॉपर्टी? यही तो मैं कह रहा हूँ कि यही तो भ्रष्टाचार हो रहा था ना। हिंदू अपनी प्रॉपर्टी क्यों वक्फ कर रहा है? इसलिए कि उसको वक्फ पे भरोसा है कि वक्फ पे प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती और हिंदू ट्रस्ट की प्रॉपर्टी बेची जा सकती है। सर, आपने इसीलिए हिंदू लोग क्यों वक्फ कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि उनको भरोसा है वक्फ पर, वक्फ के कानून पर भरोसा है, वक्फ के चीजों पर। फजील साहब, आप बात ही नहीं समझ पा रहे हैं। जमीन नहीं बेच सकता। अभी आप ये कह रहे थे कि साहब अभी आप घर का जिक्र कर उद्योगपति के यहाँ पर ये संदेश दे रहे थे कि कब्जाली जमीन, और जब मैंने कहा कि साहब जमींदारी उन्मूलन अधिनियम देश में लागू हुआ, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम देश में लागू हुआ, जमींदारी खत्म हुई, ओबीसी, एससी, एसटी, दलित, आदिवासी के पास कहां जमीन है? उनका भला क्यों नहीं कर रहे? इतने साल हो गए आजादी के, 70-72 साल हो गए, आदिवासी के पास कहां जमीन है? घर बनाने को जमीन नहीं है। दलित के पास कहां जमीन है? पिछड़ों के पास कहां जमीन है? तो आप जब जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू करके कुछ नहीं कर सके तो वक्फ कैसे कर सकते हैं? संशोधन बिल को लेकर सर आपके पास कोई दलील नहीं है। तो आपसे जब भी वक्फ संशोधन बिल की बात की जाती है तो आप कभी सर दलितों, कभी आदिवासियों के पीछे छुपने लगते हैं, कभी आप कहने लगते हैं कि साहब भ्रष्टाचार जो है वो तो हर तरफ फैला हुआ है। तो सर ऐसा थोड़ी है कि अगर हर तरफ नासूर है तो कहीं पर भी ऑपरेशन करके उस नासूर की कटाई से पहला की जाए। सुबुही, 1 मिनट सर, आ रही हूँ। सुबुही, देखिए रुमाना जी, आज़ाद भारत से पहले और आज़ाद भारत के बाद मुसलमानों को लेकर जो भी कानून आए, ज़्यादातर या तो वो तुष्टीकरण करने के लिए आए, या फिर वो अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आए, या फिर वो मुसलमान महिलाओं का उत्पीड़न करने के लिए आए। मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसा कानून अब देश में आ रहा है जो गरीब, मिस्कीन, यतीम, बेघर मुसलमानों के उत्थान में काम आएगा, तो उससे मुसलमानों के लीडर्स को क्या दिक्कत है? और ये सवाल आज नेशनल टीवी पे देखने वाला हर मुस्लिम जो भारत का आज ये डिबेट देख रहा है वो समझ रहा है, वो जानने की कोशिश कर रहा है। इसलिए इन लोगों के लाख भड़काने के बाद भी सड़कों पे नहीं उतर रहा है। क्या बुरा होगा अगर प्रॉपर्टीज रजिस्टर हो जाएंगी? क्या बुरा होगा अगर कानून के दायरे में आ जाएंगी? क्या बुरा होगा अगर डीएम निगरानी कर लेगा? और क्या बुरा होगा कि अगर उनकी जो इनकम है वो गरीब मुसलमानों के काम आ जाएगी? अभी अजय आलोक जी ने कितने अच्छे उदाहरण दिए कि मुसलमानों के जो फर्जी ढोंगी नेता हैं जो छाती पीट पीट कर इस्लाम के नारे देते हैं, वो करोड़ों करोड़ों रेंट कमा रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टीज से, और उन्हीं की नाक के नीचे मुसलमान कहीं पंक्चर जोड़ रहा है, कहीं फल बेच रहा है,
वी असदुद्दीन ओवैसी साहब कहीं इंशाल्लाह एक दिन मुसलमान बच्ची भारत की प्रधानमंत्री बनेगी डायलॉग बोलते हैं, उनकी नाक के नीचे मिस्यार निकाह हो जाता है 12-12 साल की मुसलमान बच्ची के साथ। ये ढोंगी नेता हैं, इन्होंने आज तक मुस्लिम समाज का कभी भला नहीं किया और ये सच्चाई मुसलमान समाज अब समझ चुका है। रुमाना जी लास्ट 10 सेकंड दे दीजिएगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं, किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूं। अगले 10 साल बाद देश के सामने पानी की समस्या है, खाने की समस्या है, चीन ने उपग्रह लॉन्च कर दिया है, हम लोग हिंदू मुसलमान में ही अटक रहे हैं। सरकार का बहुत वेलकम स्टेप है क्योंकि आगे की जो लड़ाई है उनके लिए भारत के हर नागरिक का मजबूत होना जरूरी है। आपने बहुत बुनियादी बात कही है।